नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको जो हम डिटेल से स्टडी करते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस टॉपिक को हमने टीएनसी बुलेट सीरीज में जो है वो शामिल कर लिया, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, उसका जो है पूरा निचोड़ निकाल देते हैं। पूरी डेप्थ नॉलेज जो है वो उस टॉपिक से हम जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि इन फ्यूचर में हमारे पास में कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो डायरेक्ट आए, चाहे वो इनडायरेक्ट आए, चाहे वो अप्लाइड आए, चाहे इमेज बेस आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हमारे पास में वो क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज एक वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स को हमने शामिल किया, दैट इज कॉल्ड डिजोक्सिन। आपने देखा होगा एग्जाम में डिजोक्सिन से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कुछ कुछ पर्टिकुलर चीजें आपने जो है वो याद भी रख रखी होगी कि कितने हार्ट रेट पे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, क्या इसकी नॉर्मल है। बट आज जो है वो हम इसमें पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि इससे बाहर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिजोक्सिसिटी और हमारे पास में पोटेशियम का क्या रेशियो है, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिजोक्सिसिटी हो जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। पूरा डिटेल से कंसेप्ट क्लियर करके जो है वो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हमारे पास में शुरुआत हो जाती है 299 नंबर की क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिजोक्सिन। एक नंबर से हमने शुरू की और आज हम जो है वो 299 नंबर की क्लास जो है वो लेने जा रहे हैं। कल जो है वो हम 13 शतक लगाएंगे, यानी कि 300 नंबर की जो क्लास है वो लेके आएंगे। और ये हमारे पास में दोस्तों लाइव आएगी, यानी कि हम आपसे डायरेक्टली जो है वो रूबरू होंगे। देन आप जो है वो अपने ओपिनियन बताएंगे। हम टीएनसी बुलेट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सीरीज जो है वो हमारे पास में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ चर्चा करेंगे कि और ज़्यादा इफेक्टिव इस सीरीज को हम किस तरीके से बना सकते हैं। और पूरा डिस्कशन जो है वो हमारे पास में रहेगा कल सुबह 7 बजे। तो तैयार रहेगा आराम से। सुबह 7 बजे मिलते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में करते हैं। तो तब तक जो है वो हम आज की क्लास तो फिनिश कर लेते हैं। आज की क्लास हो गई हमारे पास में डिजोक्सिन। सबसे पहले अगर हम बात करें डिजोक्सिन के बारे में, तो डिजोक्सिन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो डिजोक्सिन के बारे में हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है। आपने देखा भी होगा, यानी कि क्या नाम होता है, देन क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से ये पैथोफिजियोलॉजी वर्क करता है, इसके अंदर कौन सा जो है वो हमारे पास में चैनल क्लोज हो जाता है, किस किस कंडीशन में जो है वो हमारे पास में डिजोक्सिन काम आता है, क्या क्या जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या क्या जो है वो हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। देन पोटेशियम और डिजोक्सिन का हमारे पास में क्या रेशियो है, कब जो है वो हमें होल्ड कर देना चाहिए, थेरापेटिक वैल्यू जो है वो हमारे पास में या थेरापेटिक लेवल जो है वो हमारे पास में कितना होता है, टॉक्सिक लेवल जो है वो हमारे पास में कितना होता है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कितने के बाद जो है वो हमारे पास में ड्रग्स को स्टॉप कर देना चाहिए, खाना खाने से पहले लेनी चाहिए, बाद में लेनी चाहिए, या कब जो है वो डिजोक्सिन लेनी चाहिए। देन कौन सी जो है वो हमारे पास में खाना नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज डिजोक्सिन का इफेक्ट कम हो जाएगा। हर एक कौन सी ड्रग्स जो है वो इसके साथ इंटरेक्शन करती है, मैं कहूं हर एक लाइन से जो है वो इसमें से क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात है कि शायद ही कोई ऐसी एग्जाम बनी होगी जिसमें से डिजोक्सिन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं आता हुआ। साथ के साथ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो पोटेशियम में क्या इफेक्ट होगा, देन अगर पोटेशियम हमारे पास में कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत आ जाएगी। तो हर एक चीज जो है वो इसके ऊपर जो है वो निर्भर करती है। आज इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और पूरे डिजोक्सिन को जो है वो क्लियर करेंगे। तो फटाफट चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर एक लाइन को जो है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको जो है वो क्लियर कर दूंगा। हालांकि ऐसा जो है वो आपको कमेंट में सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलेगी, आप यही कहोगे कि सर बहुत अच्छा समझ में आया, क्योंकि कोई चीज, कोई कंसेप्ट हम जो है वो छोड़ेंगे नहीं, ताकि हमें जो है वो क्लियर ना हो। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनरिक नेम, यानी कि जो डिजोक्सिन है उसका जेनरिक नेम क्या है। तो दोस्तों इसको डिजोक्सिन जो है वो इसका जेनरिक नेम है। ब्रांड नेम की बात करें, ब्रांड नेम इन द सेंस कंपनी जो है वो किस किस नाम से जो है वो इसको बनाती है। तो दोस्तों लेनोक्सिन, डिजिटेक, कार्डोक्सिन,
लेनोक्सिकैप, इस तरीके से जो है वो हमारे पास में इस नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में एक्चुअल नेम, दैट इज कॉल्ड जेनरिक नेम, और ये हो गया हमारे पास में दोस्तों ब्रांड नेम, लिनोक्सिन, डिजोक्सिन, डिजिटेक, कार्डियोक्सिन, लेनोक्सिकैप, ये सारे हमारे पास में जो है वो ब्रांड नेम हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो ये जो है वो हमारे पास में मतलब इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स आती है, ऐसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स आती है, ऐसे जो है हमारे पास में NSAID ड्रग्स आती है। तो हर ड्रग्स को जो है वो कैटेगराइज या क्लासिफाई किया गया है। तो ये जो हमारे पास में डिजोक्सिन है, इसको किस तरीके से जो है वो कैटेगराइज किया गया है, इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों कैटेगरी की बात करें तो ये जो है वो हमारे पास में फार्माकोलॉजी क्लास की बात करें तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रूप में जो है वो जानी जाती है। जैसे कोई ड्रग्स होती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है, कुछ जो है वो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है, कुछ NSAID ड्रग्स होती है, कुछ एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स होती है, कुछ एंटी जो है वो एनाल्जेसिक होती है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो ये जो हमारे पास में डिजोक्सिन है, इसकी कैटेगरी क्या है, ये जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग्स है। ये भी जो है वो एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। थेराप्यूटिक केसेज क्लासेज की बात करें तो ये जो है वो हमारे पास मतलब क्या इसका जो है बेसिकली फंक्शन होता है, तो ये दोस्तों एंटी अरिथमेटिक एंड पॉजिटिव आइनोट्रोप्स एजेंट के रूप में जो है वो जानी जाती है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे जो है वो कार्य हैं, जैसे पॉजिटिव आइनोट्रोप्स है, नेगेटिव क्रोमोट्रोप्स है, तो अलग अलग जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली जो है वो इसको किस कैटेगरी के अंदर जो है वो जाना गया है, क्लास की अगर हम बात करें तो इसकी जो थेरापेटिक क्लास है वो आती है एंटी अरिथमेटिक। एंटी अरिथमेटिक मतलब जो हमारे पास में हार्ट जो है वो सही तरीके से कॉन्ट्रेक्शन नहीं करता है। अरिथमिया का मतलब सिर्फ हार्ट रेट इंक्रीज होना ही नहीं होता, डिक्रीज होना भी जो है हमारे पास में होता है। तो एंटी अरिथमिया में जो है वो हमारे पास एंटी अरिथमिक के नाम से जानते हैं, और पॉजिटिव आइनोट्रोप्स एजेंट के रूप में जो है वो वर्क करती है। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स एजेंट का मतलब हो गया जो कि बेसिकली हमारे पास में जो है वो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। देन उसके बाद सोर्स की बात करें कि ये जो है वो हमें कहां से प्राप्त होती है, तो दोस्तों ये जो है वो उसको डेराइव्ड किया गया, कहां से, डेराइव्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ डिजिटेलस लेनेंटा। यानी कि एक जो है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड फोक्सोग्लेव प्लांट आता है, उसकी पत्तियों से जो है वो इसको प्राप्त किया जाता है। जैसे ओपोइड ड्रग्स है, उसको कहां से लेते हैं हम, ओपोइड ड्रग्स को हम जो है वो अफीम या जो हमारे पास में डोडा होता है उससे कलेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ये जो डिजिटेलस है, ये जो है वो डेराइव्ड होती है कहां से, ये होती है फोक्सोग्लेव प्लांट से, और उसकी पत्तियों से जो है वो प्राप्त होती है। तो ये होगी इसकी कैटेगरी। तो फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रूप में वर्क करती है। थेराप्यूटिक क्लास की बात करें तो ये एंटी अरिथमिक और पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के रूप में करती है। सोर्स की बात करें तो ये हमारे पास में जो डिजिटेलस लेनेंटा है वहां से उसकी पत्तियों से जो है वो प्राप्त किया जाता है। देन उसके बाद कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर जो है हमारे पास में किस किस या कौन कौन सी चीजों के रूप में ये जो है प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों इसको ओरली देन आईवी सब तरीके से जो है वो दे सकते हैं। यानी कि ईच टैबलेट और एम्पूल कंटेंट डिजोक्सिन एज ए एक्टिव इंटीग्रेटेंट। यानी कि ये जो हमारे पास में इसका जो कंपोजिशन की बात करें तो चाहे वो हमारे पास में टैबलेट हो या फिर एम्पूल हो, उसके अंदर जो है हमारे पास में डिजोक्सिन इंटीग्रेटेंट के रूप में जो है प्रेजेंट होता है। और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में ओरल, आईवी और पीडियाट्रिक एक्सक्यूल फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये जो अगर आपको याद होगी तो मैं कहता हूं सारी चीजें जो है वो आपको याद होगी। ड्रग्स ऑन कार्डियक इफेक्ट, यानी कि ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में ड्रग्स जो है वो क्या क्या कार्य करती है। तो इसमें जो है वो आपको 4 वर्क ध्यान रखने होंगे। पहले चीज आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक की बात करें तो ये जो है वो हमारे पास में पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती है। क्या होती है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के रूप में काम करती है। यानी कि इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। देखो एक होती है हार्ट रेट और एक होता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। इसको समझो, हार्ट रेट तो क्या होगी, उसकी पंपिंग करने की कैपेसिटी। जैसे ये हमारे पास में हो रहा है, ये होगी हार्ट रेट। अब अगर ये ऐसे हो जाएगा मतलब हार्ट रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और ऐसे हो जाएगा दैट इज कॉल्ड हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो होती है हार्ट रेट। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब ना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मान लो मैं इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे लूज लूज, क्लियर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन लूज है। लेकिन इस तरीके से मैं करूं तो वो हो गया हमारे पास में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो कोज करती है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करती है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कॉर्नोट्रोपिक
की बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो नेगेटिव कोनोट्रोपिक होते हैं। कोनोट्रोपिक का मतलब हो गया हार्ट रेट को डिक्रीज करने वाले। ये जो है वो डिजोक्सिन हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज करती है। इसीलिए जब भी डिजोक्सिन देते हैं तो पहले हार्ट रेट जो है वो चेक करते हैं और कितने से कम होने के बाद नहीं देते हैं, वो हमारे पास में आगे आएगा। जैसे एडल्ट की बात करें तो 90 बीट्स पर मिनट से अगर हार्ट रेट कम होती है तो हम नहीं देते हैं। सॉरी, एडल्ट्स की बात करें तो 60 बीट्स पर मिनट से कम होती है तो हम नहीं देते हैं। पीडियाट्रिक की बात करें तो हमारे पास में जो है वो 90 बीट्स पर मिनट से कम होती है तो हम नहीं देते हैं। देन अगर चाइल्ड की बात करें तो 80 बीट्स पर मिनट से कम होती है तो नहीं देते हैं। तो ये जो है वो कोनोट्रोपिक होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ाता है लेकिन हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज करता है। तो सेकंड इसका फंक्शन आ जाता है, इफेक्ट आ जाता है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। थर्ड जो चीज आ गई हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ड्रोमोट्रोपिक होती है। ड्रोमोट्रोपिक मतलब ये भी जो है हमारे पास में नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक होती है। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक का मतलब होता है ये हमारे पास में दोस्तों स्लो एवी नोड कंडक्शन, ये जो है वो हमारे पास में एवी नोड कंडक्शन को जो है वो स्लो कर देती है। एक्चुअली आपको पता ही है कि सबसे पहले इंपल्स कहां से निकलते हैं, सबसे पहले इंपल्स जो है वो एवी नोड से निकलते हैं, राइट। एवी नोड से निकल के इंपल्स जो है वो कहां जाते हैं, वो हमारे पास में दोस्तों आते हैं एवी नोड पे। क्लियर। एवी नोड के बाद इंपल्स कहां जाते हैं, ये जाते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिज, या जिसको हम कहते हैं एवी बंडल। एवी बंडल पे जाते हैं। देन बंडल ऑफ हिज से जो है वो हमारे पास में कहां पे जाते हैं दोस्तों, पुरकंजे फाइबर्स पे। कहां पे दोस्तों, पुरकंजे फाइबर्स पे जाते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास में कंडक्शन चलता है। तो ये जो है वो बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास में एवी नोड का जो कंडक्शन है, ठीक है, इसको स्लो कर देता है। यानी कि यहां पे जो इंपल्स आते हैं, अब ऐसे नोड से जो इंपल्स आते हैं वो आपको पता ही है दोस्तों कि डायरेक्टली जो है वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास में जो है वो वाल्व प्रेजेंट है। अब कोई भी अगर करंट जाएगा तो वहां पे बिल्कुल कोई चीज टच होनी चाहिए तभी तो जा पाएगा। अब वाल्व तो जो है वो हटते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसीलिए वहां पे एक विंडो प्रेजेंट होती है, या हम कहें कि करंट की जो है वो एक विंडो प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं एवी नोड पे। और ये जो है वो वहां पे कंडक्शन जो है वो स्लो कर देता है, यानी कि स्लो एवी नोड कंडक्शन, यानी कि जो इंपल्स जो करंट जा रहा था उसको स्लो कर देते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका तीसरा इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रोमोट्रोपिक। ब्रोमोट्रोपिक इन द सेंस इंक्रीज एक्स्ट्रा एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू की जो है वो एक्साइटेबिलिटी बढ़ा देती है। और ये एक्साइटेबिलिटी हमारे पास में आगे आएगा कि किस तरीके से कैल्शियम जो है वो हमारे पास में बॉडी के अंदर रह जाता है, मतलब सेल के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास में एक्साइटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में 4 इसके फंक्शन होते हैं। दैट इज कॉल्ड आइनोट्रोपिक के रूप में करता है, मतलब पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है, मतलब हार्ट रेट को डिक्रीज करने वाले होते हैं। मायोकार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ड्रोमोट्रोपिक की बात करें तो एवी कंडक्शन को जो है वो स्लो करते हैं। एंड ब्रोमोट्रोपिक की बात करें तो ये हमारे पास में जो है वो कार्डियक टिश्यू की एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो दो तो चीज होगी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं और एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और हार्ट रेट और एवी कंडक्शन को जो है वो डिक्रीज करते हैं। दोनों एक ही चीज है। एवी कंडक्शन डिक्रीज होगा तो वैसे भी हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास में दोस्तों हार्ट रेट और एवी नोड को जो है वो डिक्रीज करते हैं। काफी जो है वो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, याद रखना, इससे ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखना। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी, कि ये जो है वो हमारे पास में किस तरीके से वर्क करती है। मैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। पैथोफिजियोलॉजी तो क्या ही कहेंगे, सीधा कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये हमारे पास में किस तरीके से वर्क करती है। तो बेसिकली हमारे पास में ये क्या करती है दोस्तों, कि डिजोक्सिन जो है वो प्राइमरीली हमारे पास में जो सेल वॉल के ऊपर, ध्यान से समझना, सेल वॉल के ऊपर हमारे पास में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, उसको जो है वो स्टॉप कर देती है। यानी कि समझिए कि कोई भी सेल है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो सेल है, इसके ऊपर अलग अलग दरवाजे होते हैं। जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, देन ये दरवाजा है। ये दरवाजे क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि जाने आने इन सब चीजों के लिए अलग अलग दरवाजे होते हैं। कॉलेज होते हैं तो उसमें भी जो है वो अलग अलग गेट होते हैं। हॉस्पिटल होते हैं उसमें भी अलग अलग गेट होते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में कोई भी सेल होती है, इसके ऊपर जो है वो गेट लगे हुए होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही जो है मैं एक गेट की बात करूं जहां से कोई भी चीज अंदर या बाहर आ सकती है। तो एक जो है हमारे पास में पंप, और ये जो गेट होते हैं इनको बोलते हैं पंप।
क्या बोलते हैं दोस्तों, पंप बोलते हैं। तो एक पंप होता है दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप होता है। क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। अब ये सोडियम पोटेशियम क्या करता है, सोडियम को अंदर पोटेशियम को बाहर, या सीधे शब्दों में आप करो कि सोडियम पोटेशियम को अंदर एंड बाहर करता रहता है। कब सोडियम अंदर जाएगा, कब सोडियम बाहर आएगा, कब पोटेशियम अंदर जाएगा, कब पोटेशियम बाहर आएगा, ये सारा का सारा कौन करता है दोस्तों, ये हमारे पास में सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप जो है वो कार्य करता है। और ये जो हमारे पास में डिजोक्सिन है, ये प्राइमरीली जो है वो इसको इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट इन द सेंस इसको रोक देती है। इस तरीके से देखिए, ठीक है। ये हमारे पास में एक पंप हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में, नॉर्मली ये दरवाजा आप देख रहे हो, फर्स्ट जो इमेज है दैट इज कॉल्ड, ये फर्स्ट इमेज है, ये मान लो सेकंड इमेज है। तो इसमें आप फर्स्ट में देख रहे हो, ये हमारे पास में है कि इसके अंदर हमारे पास में सीधे सीधे क्या है, ये हमारे पास में जैसे कैल्शियम जो है वो अंदर बाहर जा रहा है, दोनों साइड में तीर लगा रखे हैं ना, ठीक है, दोनों साइड में जो है वो तीर लगा रखे हैं इस तरीके से और इस तरीके से। तो कैल्शियम अंदर बाहर जो है वो जाता रहता है। और ये हो गया हमारे पास में सोडियम का, मतलब सोडियम और पोटेशियम इस तरीके से जो है वो अंदर बाहर जाता रहता है। और ये पंप हो गया हमारे पास में पोटेशियम का। तो ये डिजिटेलस क्या करती है कि हमारे पास में कैल्शियम वाले पे तो कुछ नहीं करती, यानी कि जो सोडियम कैल्शियम जो चेंजर है, मतलब सोडियम अंदर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, या पोटेशियम अंदर जाएगा, देन ये सारी चीजें जो चलती रहती है। तो ये इस गेट को तो कुछ नहीं करती, यानी कि जो सोडियम कैल्शियम का जो पंप है, ध्यान से समझिए दोस्तों देखो, सोडियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंजर है, या सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंजर है, उस पे तो कुछ नहीं करती, उस गेट पे तो। लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम का जो चैनल है, या जो सोडियम पोटेशियम जो चैनल है, पंप है, उसको रोक देती है। तो ये देखो डिजिटेलस, ये इसको रोक दी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास में सोडियम को बाहर नहीं निकलने देते, ठीक है। और बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, सोडियम इंक्रीज हो जाता है, सॉरी सेल के अंदर सोडियम इंक्रीज हो जाता है, कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होते हैं। और मैग्नीशियम भी इंक्रीज होता है, वो क्यों होता है वो हम आगे लेंगे। तो ये बेसिकली आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो ये डिजिटेलस है, या ये जो डिजोक्सिन है, जो अलग अलग गेट है, जैसे सोडियम कैल्शियम गेट अलग है, सोडियम पोटेशियम गेट अलग है, तो ये बेसिकली जो है वो सोडियम पोटेशियम गेट पे जाके जो है वो एक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम गेट पे एक्ट करने के बाद में क्या होता है कि उसको रोक देते हैं, जो चीज जहां की जहां वही है। तो इसकी वजह से हमारी सेल के अंदर जो पोटेशियम है, एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि ये पोटेशियम जब चैनल ओपन होता है तो ये पोटेशियम जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है, सॉरी, ये सोडियम जो है वो हमारे पास में बाहर निकलता है। अब इसको रोक दिया तो सोडियम जो है वो हमारे पास में सेल के अंदर ही रह जाता है। देखो अभी मोड ऑफ एक्शन में, या हम कहें मैकेनिज्म में, हमारे पास में सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेप में इनहिबिटिंग सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम का जो पंप है उसको जो है वो स्टॉप कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि सेल के अंदर हमारे पास में सोडियम बढ़ जाएगा। क्योंकि जब ये पंप ओपन होता है तो ये बेसिकली क्या करता है कि पोटेशियम सोडियम को तो जो है बाहर निकालता है, पोटेशियम को जो है वो अंदर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अब जो अंदर सोडियम है, वो सोडियम जो है वो अब बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो सोडियम बाहर नहीं निकल पाएगा तो सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज सोडियम इनहिबिट एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम। अब देखो ये क्या होता है कि जो हमारे पास में सेल के अंदर जो सोडियम बढ़ गया, वो क्या करता है, जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है उस पे एक्ट करता है। यानी कि ये जो हमारे पास में जो है वो सोडियम बढ़ गया है, अब ये सोडियम इसके ऊपर एक्ट करेगा, और ये जो है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैल्शियम को भी जो है वो बाहर नहीं जाने देता, यानी कि मैं तो यहाँ पे बैठा ही बैठा हूं, तू भी नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेलुलर के अंदर कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। तो ये लो, सेकेंड चीज हमारे पास में सोडियम तो था ही था, और ये कैल्शियम भी मैंने यहाँ पे ले लिया। तो सोडियम भी हो गया सेल के अंदर, कैल्शियम भी हो गया। अब देखो क्या होता है, मोर कैल्शियम इन मायोकार्डियल सेल। अब अगर हमारे पास में सेल के अंदर ज्यादा कैल्शियम है, ज्यादा कैल्शियम है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रोंगर एंड मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा। कैल्शियम का काम ही है कॉन्ट्रैक्शन, चाहे स्मूथ मसल्स हो, चाहे कार्डियक मसल्स हो, ये सारी चीजें। और ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है कि जो हमारे पास में मसल्स होती है, 3 टाइप की मसल्स है, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। इसमें हमारे पास में जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है वो कौन करता है दोस्तों, हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोटेशियम
एंड कैल्शियम करता है। दो आयन हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली जैसे हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स में हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। अब कौन कौन करता है? कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये दोनों करते हैं। तो ये जो हमारे पास में स्मूथ मसल्स है उसमें हमारे पास में कैल्शियम 75% वर्क करता है, पोटेशियम 25% काम करता है। ठीक है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमने ये तो पढ़ लिया कि सोडियम और कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो हमारे पास में दोनों जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर 75% रोल जो है वो कैल्शियम का होता है, 25% जो है वो लगभग, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं लगभग बता रहा हूं, और पोटेशियम का होता है। अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल्स में हमारे पास में 50-50 होता है, मतलब सोडियम पोटेशियम भी और कैल्शियम भी दोनों काम करते हैं। अब बात करते हैं कार्डियक मसल्स में। कार्डियक मसल्स में जो है वो हमारे पास में पोटेशियम ज्यादा रोल करता है, कैल्शियम जो है वो कम करता है। तो अब देखो कैल्शियम जो है हमारे पास में डिपोजिशन हो चुका है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा, स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। देन उसके बाद क्या होगा दोस्तों? वेगल स्टिमुलेशन होगा। वेगल स्टिमुलेशन इन द सेंस स्लो कंडक्शन थ्रू एवी नोड, नेगेटिव कोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि ड्रोमोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक दोनों नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये देखो क्रोनोट्रोपिक और ये ड्रोमोट्रोपिक, दोनों का नेगेटिव इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एवी कंडक्शन या एवी जो जा रहे हैं हमारे पास में इंपल्स, वो स्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज हार्ट रेट एंड इंप्रूव कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट हमारे पास में डिक्रीज होगी, बट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास में सारी चीजों का जो है वो मैंने आपको काला चिट्ठा दे दिया। क्या क्या था फटाफट जो है वो इस इमेज के द्वारा मैं समझा देता हूँ, इसको मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे पास में कोई भी सेल होती है तो उसके हमारे पास में जो है वो पंप होते हैं, एक्सचेंजर होते हैं। तो जैसे ये हमारे पास में अगर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, ये सोडियम पोटेशियम जो है वो एटीपीएच एक्सचेंजर है। अब बेसिकली जो हमारे पास में डिजिटल्स क्या करता है, जो सोडियम कैल्शियम चैनल होता है उसको तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो सोडियम पोटेशियम वाला जो चैनल है उसको रोक देता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो सोडियम है वो हमारे पास में सेल से बाहर नहीं जा पाएगा, तो इसकी वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम जो है वो बढ़ जाएगा। राइट, देन उसके साथ साथ हमारे पास में ये सीधा सीधा किसको अफेक्ट डालता है? कैल्शियम को। कैल्शियम को डालेगा तो कैल्शियम को भी बाहर जाने नहीं देगा, तो कैल्शियम भी जो है वो इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो बढ़ जाएगा। अब कैल्शियम बढ़ गया तो ये कैल्शियम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो ये हमारे पास में पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के रूप में जो है वो वर्क करते हैं। देन उसके साथ साथ हमारे पास में बेसिकली जो है वो हमारे पास में ये हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज करता है, यानी कि ये जो हमारे पास में वेगल स्टिमुलेशन करवा देगा, वेगल स्टिमुलेशन करवा देगा तो हमारे पास में क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से एवी नोड कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से हार्ट रेट तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ये देखो आइनोट्रोपी। क्लियर, तो ये हो गया इसकी मैकेनिज्म। अब बात करते हैं हमारे पास में फार्माकोकाइनेटिक। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फार्मोडायनेमिक, एक होता है हमारे पास में फार्मोकाइनेटिक। मोटा मोटी मैं आपको जो है बता देता हूं। फार्माकोडायनेमिक होता है कि बॉडी के अंदर ड्रग्स जाने के बाद क्या क्या करती है, मतलब हमारे पास में हार्ट रेट बढ़ाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगी, ये हो गया हमारे पास में फार्माकोडायनेमिक। ड्रग्स क्या करती है। और फार्माकाइनेटिक होता है कि कोई भी ड्रग्स बॉडी के अंदर आई तो बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो जो हमने पहले पढ़ा वो था हमारे पास में फार्माडायनेमिक, अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक, यानी कि कोई भी ड्रग्स हमने ली तो बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्वेशन। तो ये जो है हमारे पास में डिजोक्सिन का एब्जॉर्वेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ओरली भी अगर हम लेते हैं तो 75% तक जो है वो एब्जॉर्व हो जाता है। ऑनसेट की बात करें कि कब जो है वो ये अपना काम शुरू कर देती है, तो अगर हम ओरली डिजोक्सिन लेंगे तो हमारे पास में आधे घंटे से लेके 2 आवर्स तक ये अपना काम कर देंगे, यानी कि 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक जो है वो हमारा काम कर देते हैं। और आईवी देते हैं तो आईवी में देंगे तो लगभग 15 से 30 मिनट में जो है वो ये अपना कार्य शुरू कर देते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है पीक एक्शन, मतलब सबसे टॉप स्पीड या सबसे टॉप जो है वो हमारे पास में एक्शन कब होता है। ये अगर ओरली ड्रग लेते हैं तो 2 to 6 आवर्स के अंदर होता है, और अगर आईवी लेते हैं तो 1 to 4 आवर्स के अंदर हमारे पास में ये पीक लेवल पे रहती है, यानी कि सबसे टॉप पे रहती है। इस तरीके से ये जो है वो टॉप पे रहेगी। हाफ लाइफ की बात करें, मतलब कब जो है वो इसका इफेक्ट आधा लगभग हो जाता है, तो दोस्तों 36 से 40 आवर्स 8 आवर्स
के अंदर जो है वो हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 दिन के अंदर जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, हाफ लाइफ खत्म हो जाती है। देन बात करते हैं दोस्तों मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म में आ गया हमारे पास में मिनिमल हिपेटिक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि इसका जो है वो हमारे पास में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे बेसिकली होता है, हिपेटिक के अंदर होता है। और एक्सक्रिएशन की बात करें तो एक्सक्रिएशन जो है मेनली किसके द्वारा होता है दोस्तों, किडनी के द्वारा होता है। तो देखो डायूरेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे अभी हमारे पास में, क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम है मिनिमम हिपेटिक मेटाबॉलिज्म, मतलब लीवर जो है वो सबसे कम मेटाबॉलिज्म करता है। और एक्सक्रिएशन की बात करें तो जितना भी हमारे पास में इसका एक्सक्रिएशन होगा, मतलब बॉडी से अगर हमें बाहर निकालना होगा तो मैक्सिमम एक्सक्रिएशन जो है वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी के द्वारा जो भी ड्रग्स ली जाती है, किडनी पे जो ड्रग्स इफेक्ट करती है वो हमारे पास में डिजोक्सिन पे भी जो है वो इफेक्ट करेगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हमारे पास में थेराप्यूटिक लेवल। थेराप्यूटिक लेवल इन द सेंस कि ये लेवल होगा तो ये ड्रग्स हमारे पास में बिल्कुल जो है वो टॉप लेवल पे काम करेगी, वो था थेराप्यूटिक लेवल। तो नॉर्मल थेराप्यूटिक रेंज की बात करें तो 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर ml जो है वो इसकी थेराप्यूटिक वैल्यू होती है। यानी कि इस लेवल पे हमारे पास में ब्लड के अंदर अगर इतनी जो है वो डिजोक्सिन रहेगी तो सबसे अच्छा और सबसे टॉप, वो कहते हैं टॉप गियर में जो है वो गाड़ी चल रही है। तो थेराप्यूटिक रेंज होती है, मतलब इस पे जो है वो अपना ये मैक्सिमम आउटपुट देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टॉक्सिक लेवल। टॉक्सिक लेवल इन द सेंस कि अगर किससे ज्यादा हो जाएगा, किस लेवल से ज्यादा हो जाएगा तो फिर एडवर्स इफेक्ट आने लग जाएंगे। तो टॉक्सिक लेवल की बात करें तो मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml से अगर ज्यादा हो जाएगा डिजोक्सिन का लेवल तो ये चीजें जो है वो इंपैक्ट करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंडिकेशन, मतलब किस किस कंडीशन में जो है वो हम इसको यूज लेते हैं। अब मोटा मोटी आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे पास में ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाती है और हार्ट रेट को डिक्रीज करती है। तो जैसे फिब्रिलेशन की कंडीशन आ गई, फ्लटर की कंडीशन आ गई, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन आ गई, सुप्रा टेकिकार्डिया की कंडीशन आ गई, तो इन सब चीजों में जो हो बेसिकली काम में लेते हैं। सबसे मेन इसका काम में आता है दोस्तों CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है वो काम में लेते हैं। ये क्या करती है, हमारे पास में कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है एंड रिड्यूस सिम्टम्स। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपको पता ही है दोस्तों हमारे पास में ब्लड सप्लाई जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, बॉडी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। तो ये डिजोक्सिन क्या करती है, हमारे पास में कार्डियक आउटपुट को बढ़ा के जो है वो उस चीज को मेंटेन करती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब हो गया हमारे पास में हार्ट रेट जो है वो लगभग कितनी हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में 350 बीट्स पर मिनट से भी जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हम जो है वो क्या करते हैं, तो ये हमारे पास में कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट को जो है वो कम करती है। नेक्स्ट आ गया एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में जो है हमारे पास में ये हार्ट रेट को, रिदम को जो है मेंटेन करती है। लगभग 250 बीट्स पर मिनट से अगर हमारे पास में इंपल्स ज्यादा जनरेट होने लग जाएंगे, इसको हम कहते हैं एट्रियल फ्लटर। तो एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर की कंडीशन में देते हैं एंड PSVT में देते हैं। PSVT क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। कोई भी सडनली कोई ऐसी चीज सुन लें या कभी कभी जो है वो PSVT हो जाता है, मतलब ऐसी डरावनी चीज जो है वो सुन लेते हैं तो कई पेशेंटों को PSVT हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो दोस्तों उनको देते हैं। तो प्रॉक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दैट इज कॉल्ड PSVT, और ये जो है हमारे पास में समटाइम्स यूज व्हेन अदर एजेंट आर फेल। वैसे तो जो है वो हम उसमें जो है वो अदर ड्रग्स भी देते हैं PSVT के अंदर, लेकिन ये ड्रग्स भी जो है वो हमारे पास में दी जाती है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन सी में जो है वो हम दे सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास में डोजेज। डोजेज की बात करें कि कितनी लोडिंग डोज होती है, कितना मेंटेनेंस डोज होता है, किसको हम फॉलो कर सकते हैं, इस चीज को जो है वो हम ले लेंगे। क्लियर है? यहां तक तो चीज समझ में आ रही होगी। देन लोडिंग डोज की बात करें, दैट इज कॉल्ड डिजिटल्स डोज की बात करें तो लोडिंग डोज होती है हमारे पास में 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम ओरली। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर थेराप्यूटिक वैल्यू तो आपने जो है वो 0.5 से 2 बताई थी दोस्तों, वो नैनोग्राम था, ठीक है, और ये हमारे पास में मिलीग्राम है, ठीक है। तो 0.5 से 1 मिलीग्राम जो है वो ओरली देते हैं, और अगर IV के रूप में देते हैं तो ये जो ड्रग्स हम दे रहे हैं कौन सी 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम दे रहे हैं वो हमें 24 घंटे में देनी है। तो इस हिसाब से हम जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास में लोडिंग डोज। क्लियर हो गया? यानी कि ओरली की बात करें तो हमारे पास में 0.5 से लेके
1 mg जो है वो ड्रग्स दी जाती है। ये सेम ड्रग्स जो है वो दी जाती है, बट ये 24 घंटे के अंदर दी जाती है। आप उसको डिवाइड कर लो, उतनी डोज देंगे। मेंटेनेंस डोज की अगर हम बात करें, मतलब कितना जो है वो लोडिंग डोज देने के बाद कितना मेंटेनेंस पे चलाएंगे, तो दोस्तों 0.125 से लेके 0.25 mg जो है वो दिन में एक बार दी जाती है। ये होगी इसकी मेंटेनेंस डोज। चिल्ड्रन में बात करें तो चिल्ड्रन में होता है 0.01 से लेके 0.02 मिलीग्राम पर केजी पर डे जो दी जाती है। और ये जो है वो डोज डिपेंड करती है हमारे पास में किसके ऊपर दोस्तों, ये डोज डिपेंड करती है बच्चे के वेट पे, क्योंकि हम जो है वो वेट के हिसाब से जो है वो ड्रग्स दे रहे हैं। एंड डोज शुड बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू रीनल फंक्शन एंड सीरम टॉक्सिसिटी लेवल। ये जो हम डोज दे रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखना रीनल फंक्शन पे और सीरम डिजोक्सिन लेवल पे जो है वो डिपेंड करती है। अब ये क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता है जितने भी हमारे पास में वेस्ट प्रोडक्ट है या जो चीजें हैं वो लास्ट में जो है वो हमारे पास में कैसे निकलेगी, वो हमारे पास में निकलेगी रीनल फंक्शन से। तो अगर रीनल फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहा तो फिर डोज हम जो है वो कम कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो है वो ब्लड के अंदर डिजोक्सिन लेवल ज्यादा है तो भी हम डोज जो है वो कम कर देते हैं। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आई। देन उसके बाद करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब कौन सी कंडीशन में जो है वो हम नहीं देते हैं। मोटा मोटी और बहुत डिटेल से बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो आप इसको एक बार फिर से रीड कीजिएगा, बहुत जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और बाकी जहां पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है वो हम बहुत डिटेल से हमें पढ़ना चाहिए, वो भी हम जो है वो एक्सचेंज करें। जैसे मैंने एटीपीएच का बताया था, वहां पे बताया था जो इसके मैकेनिज्म थी, आइनोट्रोप्स, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स, क्रोमोट्रोप्स, वो सारी चीजें मैंने बताई थी। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कौन सी कंडीशन में जो है वो हम ये चीज या ये ड्रग्स जो है वो नहीं देते हैं। तो दोस्तों नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू डिजोक्सिन और अदर डिजिटलस प्रिपरेशन, यानी कि अगर किसी को डिजोक्सिन से एलर्जी है उस कंडीशन में नहीं देते। तो ये तो कॉमन सी चीज है कि जिसको जिस चीज से एलर्जी होती है वो चीज नहीं की जाती है, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि बच्चों को पढ़ने से एलर्जी होती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की कंडीशन में जो है वो इसको नहीं दिया था। उसका बेसिकली रीजन होता है एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में क्यों नहीं देते? क्योंकि जो हमारे पास में हार्ट रेट जनरेट होती है कहां से, ऐसे नोड से एवी नोड तक रहती है, तो एवी नोड को उसको स्लो कर सकता है, तो एट्रियल को तो ये कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को जो हमारे पास में डिजोक्सिन कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि वेंट्रिकल तो एवी नोड एवी बंडल के बाद में आते हैं, ठीक है। तो वो वैसे कंट्रोल करेगा, उसका काम तो पहले से ऊपर तक ही रह गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में। सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में नहीं देते हैं विदाउट पेसमेकर। अगर किसी को जो है वो पेसमेकर है तब तो हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये बेसिकली हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज करता है। आपने अभी बार बार जिक्र किया कि जो डिजोक्सिन है हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। तो अगर हमारे पास में कोई भी क्लाइंट सेकेंड या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक से सफर करा, हार्ट ब्लॉक में मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। बहुत सारे लोगों ने जो है वो काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर फर्स्ट टाइम हमें हार्ट ब्लॉक जो है वो समझ में आया। आप भी पढ़िएगा दोस्तों, आपको भी जो है वो समझ में आएगा। सर्च करने के लिए सीधा जो है वो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट डालोगे टीएनसी बुलेट हार्ट ब्लॉक, इतने में आपको वो वीडियो सामने आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आपको लगता है ना, सिर्फ उसके आगे टीएनसी बुलेट लिख देना, आपको वो टॉपिक जो है वो दिख जाएगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, ऑलमोस्ट हमने जो है वो इतने टॉपिक करवा रखे हैं। तो कोई भी चीज अगर आपको पढ़नी है सीधा टीएनसी बुलेट वो चीज डालिएगा, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। तो सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास में अगर पेस मेकर लगा हुआ है तब तो हम काम में ले सकते हैं, लेकिन अगर पेस मेकर नहीं है तो जो हमारे पास में हार्ट रेट डिक्रीज होगी उसको कंट्रोल कौन करेगा? पेस मेकर लगा हुआ है तो उसको कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल फिक्स काम करता है। लेकिन पेस मेकर नहीं है तो फिर दिक्कत है। अगर पेस मेकर नहीं है तो फिर सेकंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हम जो है वो डिजोक्सिन काम में नहीं लेते। सीवियर मायोकार्डियटाइटिस है उस कंडीशन में भी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? सीवियर मायोकार्डियटाइटिस में इसलिए नहीं लेते क्योंकि दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को जो है वो इंक्रीज करता है। अब हमारे पास में ऑलरेडी वहां पे इन्फेक्शन है, फिर आप कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करोगे तो दोस्तों आपको पता है दिक्कत तो आनी है। तो सीवियर मायोकार्डियटाइटिस में जो है वो नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड
हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी को भी जो है मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है। अलग अलग प्रकार की जो है वो हमारे पास में कार्डियोमायोपैथी है, जैसे रिकंस्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, देन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। इसी तरीके से हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है, उसमें हम काम में नहीं लेते। उसमें इसलिए काम में नहीं लेते क्योंकि दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टिव है। अब जब कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज होती है, आगे कोई चीज ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर तो दिक्कत आनी आ रही है। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर हम जो है वो डिजोक्सिन काम में नहीं लेते। कौन कौन सा? अगर कोई भी पर्सन डिजोक्सिन से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, एलर्जी शो करता है, तो हम नहीं लेते। अगर किसी क्लाइंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो उस कंडीशन में नहीं लेते। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर में काम में ले सकते हैं। क्यों? वो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी। सेकेंड और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, उसमें काम में नहीं लेते। हाँ, अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो ले सकते हो। सीवियर मायोकार्डिटाइटिस है, उसमें काम में नहीं लेते क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तो आखिर मायोकार्डियम को ही करनी होती है। और हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, उसमें भी हम जो है वो काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूज विथ कॉशन, यानी कि नीचे वाली जो कुछ ऐसी कंडीशन है उसमें हम काम में ले सकते हैं, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ में। ठीक है, जैसे रीनल इंपेयरमेंट है, तो रीनल इंपेयरमेंट में हम डिजोक्सिन काम में लेते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ में। क्यों? क्योंकि डिजोक्सिन जो हो मैक्सिमम कहां से निकलेगा दोस्तों? वो मैक्सिमम निकलेगा हमारे पास में किडनी के द्वारा। इसीलिए अभी हमारे पास में आगे आएगा कि कोई पर्सन जो है वो हमारे पास में अगर डायूरेटिक थेरेपी पे है तो हमारे पास में ये डिजोक्सिन काम में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर डायरेक्टली रीनल सिस्टम के द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो ये जो हमारे पास में कुछ कंडीशन है, जिस कंडीशन में हम जो है वो डिजोक्सिन काम में तो ले सकते हैं, लेकिन बड़ी ही सावधानी तरीके से। तो सबसे पहले रीनल इंपेयरमेंट में हम जो बड़ी सावधानी से लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आएगी, हाइपोमैग्नीशियम की कंडीशन आएगी, या हाइपर कैल्शियमिया की कंडीशन आएगी, उसमें हमें जो है वो बड़ी सावधानी में लेना है। तो ये जो हमारे पास में आया है दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलेमिया में, तो ये अभी मैं मैकेनिज्म आगे बताऊंगा, पूरी डिटेल से जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में एल्डरली पेशेंट। एल्डरली पेशेंट में जो है हमारे पास में डिजोक्सिन बड़े सावधानी से काम में लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे एडवर्स इफेक्ट जो है वो सबसे जल्दी और सबसे जो है वो तेज आते हैं। नेक्स्ट, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। किसी भी क्लाइंट को जो है वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में भी हमें जो बड़ी सावधानी से लेना है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी तो हमारे पास में मायोकार्डियम में करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। इनमें जो है वो डिजोक्सिन बड़ी काम में लेनी चाहिए, अच्छे तरीके से सावधानी से लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, ये हमारे पास में हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में तो हमारे पास में जो T3 और T4 लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म में हमारे पास में T3 और T4 लेवल जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो T3 T4 लेवल ऑलरेडी इंक्रीज होंगे तो हार्ट रेट ऑलरेडी जो है हमारे पास में इंक्रीज होती है। ऑलरेडी इंक्रीज होती है तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारे पास में इंक्रीज ही रहता है। तो फिर हमारे पास में डिजोक्सिन देने की क्या जरूरत है? और T3 T4 हमारे पास में कम है, मतलब हाइपोथायराइडिज्म में, इसमें हमारे पास में हार्ट रेट ऑलरेडी जो है वो डिक्रीज है, तो अगर हम डिजोक्सिन देंगे तो हार्ट रेट और डिक्रीज हो सकती है, और उसकी वजह से क्लाइंट जो है वो एक्सपायर कर सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों में सावधानी से देनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें हमें बड़े सावधानी से जो है वो डिजोक्सिन को काम में लेना चाहिए। सबको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें कि क्या क्या जो है वो इसके साइड इफेक्ट है, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो बेसिकली अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, मैं समराइज भी लूंगा। जैसे आपने देखा होगा नोजिया वोमिटिंग इसका अर्ली साइन होता है, देन येलो डिस्कलरेशन या होलो ऑर्गन होता है, वो हमारे पास में भी होता है। तो सबको हम लेंगे, पहले हम सारे सिस्टम को डिटेल वाइज देख लेते हैं, फिर वन बाय वन करके जो है वो इंपॉर्टेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ये जो है वो किस तरीके से काम करता है, क्या इसके साइड इफेक्ट है, तो दोस्तों नोजिया वोमिटिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब एनोरेक्सिया जो है वो देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में जो है वो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में डायरिया देखने को मिलेगा। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास में क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया करता है। ब्रेडिकार्डिया इन द सेंस हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज करती है, और ये आपको पता ही है, तभी तो हम जो है वो 60 बीट्स पर मिनट पे कम में नहीं देते हैं। और ब्रेडिकार्डिया आपको पता ही है, अगर हार्ट रेट हमारे पास में लेस देन 60 बीट्स पर मिनट हो जाती है, इसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो ये जो है वो ब्रेडिकार्डिया में, या हम कहें इसका साइड इफेक्ट है। एवी ब्लॉक,
एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है वही हमारे पास में आ गया, तो उसमें भी हम नहीं देते हैं। देन वेरियस एरिथमिया, जैसे कि वेंट्रिकल प्रीमेच्योर बीट्स है, टेकिकार्डिया है, उस कंडीशन में हमारे पास में इसके साइड इफेक्ट देखने को जो है वो मिलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये क्या इंपैक्ट डालती है, तो दोस्तों फटेक एंड हेडेक देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन एंड डिजीनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी, एंड विजुअल डिस्टर्बेंस दैट इज कॉल्ड येलो और ग्रीन हॉल्स जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ब्लड विजन जो है वो देखने को मिलेगा। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो मैंने आपको नोजिया वोमिटिंग बताया, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइटी बताया, ग्रीन और जो है वो येलो होल्स बताया, ब्लड विजन बताया। नेक्स्ट अदर सिस्टम की बात करें तो दोस्तों गायनोकोमेस्टिया करवाता है। गायनोकोमेस्टिया मतलब मेल के अंदर जो हो ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट और एलर्जिक जो है वो रेसेज करवाता है। अब एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या क्या देखने को मिलता है उसको हम ले लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों साइन सिम्टम्स ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, ये तो हो गया हमारे पास में एडवर्स इफेक्ट में ये सारी चीजों पे इंपैक्ट डालेगा, ये सिस्टम पे इंपैक्ट डालेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो मैं आपको रेड कलर से अंडरलाइन करवा रहा हूं उसको तो आप रट लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, क्लियर है। देन उसके बाद में हमारे पास में ब्लड विजन या येलो ग्रीन होल्स अराउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ जो है वो हमें ग्रीन या येलो जो है वो होल्स दिखाई देंगे। तो ये जो रेड है, जो पिंक वाले हैं, उनको तो आप अच्छे तरीके से रट लीजिए, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया। अब अदर सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं उनको भी हम ले लेते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में वही हमारे पास में नोजिया वोमिटिंग तो होगी ही होगी, ये तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का मेन रीजन है। ये हम बात करते हैं डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन सिम्टम्स की। अगर हमने किसी क्लाइंट को जो है वो डिजोक्सिन दिया, डिजोक्सिन देने के बाद में जो है वो हमारे पास में अगर ये साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी हो चुकी है डिजोक्सिन की, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास में मिलता है दोस्तों एब्डोमिनल पेन देखने को मिल जाएगा। कार्डिक में आपको पता है ब्रेडिकार्डिया, ऑफ कोर्स हार्ट ब्लॉक एंड एरिथमिया देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिक में वीकनेस, डिजीनेस एंड कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। और विजुअल की बात करें तो दोस्तों ब्लड विजन, येलो ग्रीन हेल्स अराउंड द लाइट, जैसे हमारे पास में ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है, जैसे लाइट का ले तो ये हमारे पास में लाइट है, ठीक है, ये बल्ब बल्ब आ गया। तो लाइट के चारों तरफ अगर अब आप देखोगे तो ग्रीन या फिर जो है वो हमारे पास में येलो टाइप से जो है वो साइन सिम्टम्स जो है इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। येलो वाले कम दिख रहे होंगे, येलो येलो, ठीक है, इस तरीके से जो है वो चीजें दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, क्लियर हो गया। देन अब बात कर लेते हैं हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्री डिस्पोजिंग, ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी के जो है वो क्या क्या जो है वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब क्या क्या चीजें होगी तो हमारे पास में जो है वो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों हाइपोकैलेमिया की वजह से, लो पोटेशियम होगा तो उसकी वजह से हमारे पास में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी आती है। पहले मैं इनको सबको समराइज कर देता हूं, देन इसके बाद जो है वो पढ़ेंगे। हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो भी हमारे पास में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। और हाइपर कैलेमिया होगा तो भी हमारे पास में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाती है। रीनल फेलियर, रीनल फेलियर इन द सेंस कि एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो डिजोक्सिन हमारे पास में बॉडी में होता है उसको एक्सक्रीट कौन करता है, उसको हमारे पास में किडनी करती है। अब अगर मान लो किडनी फेल होगी, रीनल फेलियर हो जाएगा तो एक्सक्रीशन जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होएगा, और एक्सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होनी है। एल्डरली एज, एल्डरली एज में मैंने आपको वही सारी चीजें बताई थी कि इंटेक थोड़ा सा कम होता है, वीकनेस हो जाती है इसकी वजह से। और ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन इन द सेंस जैसे डायूरेटिक है, क्यूनिडिनिन है, एमिडोरान है, ये क्या करती है, सीधा सीधा फंडा है कि जैसे हमारे पास में डायूरेटिक है। अब ये डायूरेटिक क्या करेगी दोस्तों कि हमारे पास में यूरिन आउटपुट बढ़ा देगी। ये क्या करेगी, यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर देती है। अब यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देती है तो इसके साथ साथ जो है वो डिजोक्सिन भी बाहर ज्यादा निकलेगा। तो ये हमारे पास में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के। अब साथ साथ हम बात करते हैं कि हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो डिटेल से बताता हूं और देन उसके बाद जो है वो हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ये हमारे पास में दोस्तों जैसे किडनी है, ये हमारे पास में किडनी है, ये लो, और ये हमारे पास में दोस्तों आगे किडनी, क्लियर है, ये होगी किडनी। अब एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोकैलेमिया होगा, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास में दोस्तों क्या है,
पोटेशियम है। हाइपोकैलेमिया होगा तो हाइपोकैलेमिया जस्ट आइडेंटिकल होता है, मतलब जिस प्रकार से हमारे पास में डिजोक्सिन होती है, ठीक है, यानी कि ये दोनों जो है वो सेम हम शक्ल के होते हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है वो वाली चीजें हैं, ये दोनों जो है वो हमारे पास में लगभग सेम होते हैं। डिजोक्सिन जो है वो इसका बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। अब हमारे पास में पोटेशियम कम है तो किडनी क्या कहेगी कि भाई तू ही है पोटेशियम। अब वो कहता है कि मैं पोटेशियम नहीं हूं। जैसे राम श्याम पिक्चर देखी होगी, सीता गीता देखी होगी, सीता गलती करती है, गीता इसको जो है वो सफर करती है, किशन गलती करता है, उसको जो है वो हमारे पास में जो है वो कन्हैया अफोर्ड करता है, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब हमारे पास में किडनी बॉडी के अंदर पोटेशियम कम होगा, क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, हाइपोकैलेमिया होगा, पोटेशियम डेफिशिएंसी होगा। जैसे पोटेशियम यहाँ पे कम है, अब पोटेशियम कम है तो पोटेशियम जैसे मान लो बुरके में आया है, बुरके में आया है तो पोटेशियम के चक्कर में क्या करती है कि किडनी उस डिजोक्सिन को बाहर नहीं निकलने देती। डिजोक्सिन कहता है कि नहीं नहीं मैं पोटेशियम नहीं हूं, लेकिन उसकी शक्ल वैसे की वैसी मिल रही है। कहते हैं ना सस्पेक्टेड केस में पुलिस वाले किसी को जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये क्या कर लेंगी, ये हमारे पास में इस पोटेशियम के चक्कर में, पोटेशियम कम है तो इस पोटेशियम के चक्कर में डिजोक्सिन को जो है वो गिरफ्तार कर लेगी, यानी कि डिजोक्सिन को जो है वो हमारे पास में बाहर जाने नहीं देगी। अब डिजोक्सिन जो है हमारे पास में ज्यादा हो गया तो हमारे पास में सिंपली, अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो ये सिंपली टर्म्स आ जाएगी कि अगर पोटेशियम कम है, ध्यान से समझिएगा, किसी चीज को रटना नहीं है, रटोगे एक दिन चीजें याद होगी, दूसरे दिन भूल जाओगे। तो अगर मैं बात करूं कि पोटेशियम हमारे पास में कम है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, यानी कि हाइपोकैलेमिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इसकी वजह से इंक्रीज या डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। सिंपली बात करते हैं, ठीक है, हम सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर जो है वो हमारे पास में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में पोटेशियम अगर हमारे पास में कम होगा तो, ठीक। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डिजोक्सिन की, ठीक है। अब डिजोक्सिन ज्यादा हो गया, ये हमारे पास में, इसमें मैं ले लेता हूं डिजोक्सिन, डिजोक्सिन बहुत ज्यादा हो गया, डिजोक्सिन अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डिजोक्सिन जो है वो हमारे पास में पोटेशियम को बाहर जाने से रोकता है। ये डिजोक्सिन क्या करता है, पोटेशियम को बाउंड कर लेता है, पोटेशियम को बाहर नहीं जाने देता। तो ये हमारे पास में कंडीशन आ गई, नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से हमारे पास में हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। अब यहां तक चीज समझ में आई या नहीं आई? सिंपली बात करूं कि हमारे पास में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी। अब पोटेशियम जो है वो हमारे पास में, पोटेशियम भी किडनी से बाहर निकल रहा है, इसको समझिए, थ्योरी के रूप में समझिए कि पोटेशियम भी किडनी के द्वारा बाहर निकल रहा है और डिजोक्सिन भी किडनी के द्वारा बाहर निकल रहा है। अब पोटेशियम की होगी डेफिशिएंसी, अब पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो ब्रेन ने बोला अपनी किडनी को, भाई पोटेशियम को जाने मत देना, बॉडी के अंदर कम हो गया है। अब पोटेशियम की होगी क्या वो दोस्तों, डेफिशिएंसी। ये लो पहली वाली कंडीशन आएगी कि पोटेशियम की होगी डेफिशिएंसी, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी, ब्रेन ने बोल दिया किडनी के अंदर पोटेशियम को रोक के रख लो, तो पोटेशियम के लिए पुलिस एक्टिवेटेड हो जाएगी, पोटेशियम को रोकने के लिए जाएगी। अब वो पोटेशियम की जगह डिजोक्सिन को रोक लेगी, क्यों, क्योंकि वो पोटेशियम की जैसी दिखती है, यूं मान लो वो डिजोक्सिन कह रहा है कि मैं पोटेशियम नहीं हूं, मुझे मत रखो, मैं तो अपने काम से जा रहा था, लेकिन नहीं, सस्पेक्टेड के तरीके से उसको जो है वो संदेह की दृष्टि से उसको जो है वो रोक देती है। अब पोटेशियम हमारे पास में कम था, हाइपोकैलेमिया था, तो डिजोक्सिन को रोका गया। अब डिजोक्सिन हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि हाइपोकैलेमिया होगा तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी, रियल। देन उसके बाद सेकंड कंडीशन लेते हैं, अगर हमारी बॉडी में डिजोक्सिन सबसे ज्यादा है, डिजोक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में पहले से ही ज्यादा है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये डिजोक्सिन जो है वो हमारे पास में है और ये डिजोक्सिन जो है वो दोस्तों पोटेशियम को बाहर जाने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वही सारी चीजें, डिजोक्सिन क्या करता है, पोटेशियम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो पकड़ के रखने की कोशिश करता है। तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगी तो उसकी वजह से हमारे पास में बॉडी में क्या हो गया दोस्तों, हाइपरकैलेमिया होगा। तो हाइपोकैलेमिया हाइपरकैलेमिया का क्या रेशियो है, ये चीज ध्यान रखना। अगर बॉडी में पोटेशियम बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, एक्यूरेट अमाउंट में है, फिर डिजोक्सिन दोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में पोटेशियम कम है तो फिर डिजोक्सिन दोगे तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, समझ में आ गया। और डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई है तो फिर पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो रटो मत,
पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो, जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। कंसेप्ट कैसे क्लियर हुआ उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का जो है वो इंतजार रहेगा। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंटीडोट ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी की जो है वो एंटीडोट की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको बताइए एंटीडोट क्या होता है। डिजोक्सिन का जो है वो एंटीडोट होता है डीजी फेब के नाम से आता है। सिंपली अगर हम बात करें तो डीजी फेब, डीजी बाइंड के नाम से आता है। ये क्या करता है, ये डिजोक्सिन को बाइंड करता है और रीनल सिस्टम के द्वारा उसको जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। यानी कि जो डिजोक्सिन है उसको पकड़ के बाहर फेंक देता है किडनी से। तो जब भी हमारे पास में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, क्या होता है, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होता है, तो हम डीजी बाइंड या डीजी फेब देते हैं। नाम से पता है डीजी बाइंड, डीजी बाइंड मतलब डिजोक्सिन को बाइंड करने वाला। तो ये क्या करता है कि सीधा हमारे पास में डिजोक्सिन को पकड़ के बैठ जाएगा और फिर किडनी से रफू चक्कर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, ये एंटीडोट भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया, ध्यान रखना। अदर सपोर्टिव मेजर्स की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर हमारे पास में क्या कर देते हैं, इमीडिएटली अगर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो डिजोक्सिन को हम स्टॉप करते हैं। भाई पहले बॉडी में हमारे पास में डिजोक्सिन ज्यादा है तो हम डिजोक्सिन को जो है वो स्टॉप करते हैं। देन करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं, और स्पेशली किसको करेक्ट करते हैं, पोटेशियम को। अगर कम है तो नॉर्मल रेंज में लाते हैं, अगर ज्यादा है तो फिर उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। और पोटेशियम को कैसे मैनेज करते हैं, कैलेमिया की क्लास भी मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके पास में ली हुई है। अभी सिर्फ 10 दिन पहले ही मैंने कैलेमिया की क्लास ली थी। बच्चों ने बहुत बार कहा था कि सर बहुत अच्छी क्लास थी, तो उसमें देखिएगा पोटेशियम कम होता है तो किस तरीके से हम ओरली आईवी के द्वारा दे सकते हैं, पोटेशियम ज्यादा हो जाता है तो किस तरीके से हम इंसुलिन के साथ D25 के साथ इंसुलिन मिला के जो है वो पोटेशियम को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीट एरिथमिया। एरिथमिया को जो है वो हम ट्रीट करते हैं, एंड कार्डियक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो है वो करते हैं। तो अगर हमारे पास में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है तो सबसे पहले तो हम जो है वो एंटीडोट देते हैं, और एंटीडोट के रूप में आता है हमारे पास में डीजी बाइंड या डीजी फेब में आता है, ठीक है। देन उसके बाद सपोर्टिव मेजर्स में हमारे पास में क्या क्या करते हैं, उसमें हमारे पास में अदर डिजोक्सिन, जो डिजोक्सिन को इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को करेक्ट करते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम सारे आते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज आती है हमारे पास में पोटेशियम। देन उसके बाद एरिथमिया को ठीक करते हैं और कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ड्रग इंटरेक्शन। हमने कहा ना कि ड्रग किस तरीके से इंटरेक्शन करती है, तो इसको हम लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो हमारे पास में किस तरीके से इंटरेक्शन करती है। जैसे एंटी एसिड क्या करेगी, डायूरेटिक क्या करेगी, बीटा ब्लोकर क्या करेगी, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगे, तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहां तो आगे ड्रग्स की लिस्ट, इंटरेक्टिंग ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स है जो इसको इफेक्ट करेगी और उसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक में आ गया हमारे पास में फ्रूसामाइड एंड थियाजाइड, ठीक है। फ्रूसामाइड जैसे लैसिक्स वगैरह हो गया। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में हाइपोकैलेमिया करवाते हैं। क्यों, क्योंकि डायूरेटिक देंगे। तो डायूरेटिक में आपको पता है दोस्तों, डायूरेटिक भी मैंने वैसे पढ़ा रखा है बुलेट सीरीज के अंदर। डायूरेटिक क्या करता है हमारे पास में, जो वाटर होता है, ठीक है, वाटर, सोडियम, पोटेशियम, इनको जो है वो बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, वाटर, डायूरेटिक जो हो जैसे लेसिक्स वगैरह हो गया, वो बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में पोटेशियम भी बाहर जा रहा है, सोडियम का हम जिक्र नहीं करें, पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो हमने पोटेशियम का क्यों लिया, क्योंकि पोटेशियम ही टॉक्सिसिटी करवाता है, सोडियम तो नहीं करवाता। सोडियम जो है वो ज्यादा डिजोक्सिन के मुंह नहीं लगता है, लेकिन पोटेशियम बड़ा लगता है। तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। अब हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज टॉक्सिसिटी। मैंने कहा था ना, हाइपोकैलेमिया होगा, डिजोक्सिन को बाइंड कर लेते हैं, डिजोक्सिन को रख लेते हैं, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग्स आ गए हमारे पास में, जैसे एमिड्रोन, वेराप्रिल, क्यूनिडीन। ये क्या करते हैं, इंक्रीज डिजोक्सिन लेवल। ये डिजोक्सिन लेवल को जो है वो इंक्रीज करते हैं। अब डिजोक्सिन लेवल को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास में जो है वो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी एसिड की। तो ये हमारे पास में दोस्तों रीएब्जॉर्वेशन कम करवा देते हैं। एंटी एसिड देंगे तो जो डिजोक्सिन हमने लिया, ओरली जो हमने डिजोक्सिन लिया, उसका एब्जॉर्व नहीं करते हैं, तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी। जितना एब्जॉर्व होना चाहिए उतना हो नहीं पाएगा। देन नेक्स्ट कोर्टिकोस्टेरॉइड की बात करें। कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या करते हैं दोस्तों, कोर्टिकोस्टेरॉइड जो हाइपोकैलेमिया करवाती है, और वही हाइपोकैलेमिया हमारे पास में टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा। रटना नहीं है, समझना। बीटा ब्लोकर्स की बात करें तो ये हमारे पास में बीटा ब्लोकर्स क्या करते हैं हमारे पास में, जैसे हम हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में हम बीटा ब्लोकर्स देते हैं। बीटा ब्लोकर्स बेसिकली हमारे पास में क्या करवाता है, ब्रेडिकार्डिया कराता है, और ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में दोस्तों डिजोक्सिन भी ब्रेडिकार्डिया कराता है। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसी ड्रग्स है जो डिजोक्सिन के साथ इंटरेक्शन करती है। तो अगर ये तो या तो ये ड्रग्स मत दो, डिजोक्सिन दे रहे हो, अगर दे रहे हो तो बड़े सावधानी से, क्योंकि ये चीजें हो सकती है। सबका मैंने रिलेशन बता दिया कि किसकी वजह से कैसे क्या
होता है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिजोक्सिन दे रहे हैं तो क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों इतना मैकेनिज्म, इतना जो है वो हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी, इतना जो है वो हमने सारी चीज पढ़ ली है, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पे कोई डाउट होगा। इसलिए फटाफट रीड करते हैं और इस टॉपिक को जो है फिनिश करते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन इन द सेंस कि किसी क्लाइंट को डिजोक्सिन देना है तो हम सबसे पहले जो है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एपिकल पल्स जो है वो चेक करती है और वो फुल्ली 1 मिनट के लिए करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, कभी भी पल्स चेक करते हैं तो आपने की होगी, या जैसे हमारे पास में मैं भी होता हूँ, वार्ड के अंदर बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो पल्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, आधे मिनट पल्स चेक करते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आधे मिनट के अंदर जो है वो 35 आई तो 70 जो है वो आ गई है। कई कई बार तो कंडीशन ये हो जाती है कि सिर्फ 15 सेकंड ही चेक कर पाते हैं, 15 सेकंड की, देन उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। जैसे हमारे पास में हमने चेक किया, देन हमारे पास में आया 20 आया, 15 सेकंड के अंदर जो है वो हार्ट रेट आई 20, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, मतलब 80 बीट्स पर मिनट होगी। लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास में जिस पर्सन को डिजोक्सिन देनी है तो उसके अंदर फुल्ली 1 मिनट के लिए जो है वो हम पल्स चेक करते हैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देन अगर हमने पल्स चेक किया, अगर हमारे पास में पल्स जो है वो 60 बीट्स पर मिनट से कम होती है, एडल्ट्स के अंदर हमारे पास में 60 बीट्स पर मिनट से कम होती है, और बच्चों के अंदर हम बात करते हैं तो 90 बीट्स पर मिनट से कम होती है। कई बार जो है वो चाइल्ड का पूछ लेते हो तो 80 बीट्स पर मिनट से हमारे पास में कम होती है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो है वो इस डोज को जो है वो होल्ड कर देते हैं। क्यों? और फिजिशियन को नोटिफाई कर देते हैं, क्योंकि डिजोक्सिन ऑलरेडी जो है वो हमारे पास में क्या करवाती है दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया करवाती है। और यहाँ तो ऑलरेडी जो है ब्रेडिकार्डिया है, 60 से कम है, 90 से कम है, तो ब्रेडिकार्डिया ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं असेस सीरम डिजोक्सिन लेवल एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, स्पेशली पोटेशियम। जब भी हम डिजोक्सिन दे रहे हैं तो पहले डिजोक्सिन लेवल चेक करते हैं, मतलब पहले उसने डिजोक्सिन लिया हुआ तो नहीं है। अगर लिया हुआ है तो फिर हम कम डिजोक्सिन देंगे, यानी अकॉर्डिंग टू थेराप्यूटिक लेवल पे देंगे। और स्पेशली जो है वो पोटेशियम चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेशियम नॉर्मल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हाइपोकैलेमिया है तो फिर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी करवाएगा। नेक्स्ट हम दोस्तों मॉनिटर रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट में जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन करवाते हैं। क्रिएटिनिन अगर हमारे पास में बिल्कुल ओके है, क्रिएटिनिन आपको पता है 0.6 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इसकी वैल्यू होती है। अगर क्रिएटिनिन हमारे पास में बिल्कुल नॉर्मल लेवल में है, मतलब किडनी सही तरीके से काम कर रही है। अब किडनी सही तरीके से काम कर रही है मतलब हमारे पास में डिजोक्सिन का जो है वो एक्सक्रीशन भी कर देगी। किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो डिजोक्सिन जा नहीं पाएगा, फिर आपने और डिजोक्सिन दे दिया तो डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे वेरीफाई करेक्ट डोजेज। करेक्ट डोजेज जो है वो दी जाती है स्पेशली इन पीडियाट्रिक एंड एल्डरली पेशेंट में। एंड चेक फॉर साइन ऑफ टॉक्सिसिटी बिफोर गिव द मेडिकेशन। मेडिकेशन देने से पहले जो है वो टॉक्सिसिटी चेक कर लेते हैं कि कोई हाइपोकैलेमिया की कंडीशन तो नहीं है, पहले से उसको डिजोक्सिन से एलर्जी तो नहीं है। ये सारी चीजें हम चेक कर लेते हैं और ये होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो आपको पता है ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हार्ट को देखना होता है बेसिकली, ठीक है, कि हार्ट बिल्कुल ओके है या नहीं है। और कब लेते हैं उसको भी हम लेते हैं। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखना डिजोक्सिन जो है वो एक सेम टाइम पे ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है वो दे दिया है कि कोई भी कि ये टैबलेट आपको ओडी लेनी है, ओडी इन द सेंस दिन में एक बार लेनी है, तो आप जो है वो एक बार कभी भी ले सकते हो और ये जनरली करते भी हो। लेकिन डिजोक्सिन कंडीशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। और ड्रग्स आप ले सकते हो दिन में एक बार, लेकिन जैसे मान लो डिजोक्सिन आज ले ली मैंने रात को 9 बजे, या मैंने आज ली सुबह 9 बजे, तो कल मैं अगर लूंगा डिजोक्सिन तो सुबह 9 बजे ही लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है फिर रात को ले लोगे। मान लो कल आपने रात को 9 बजे ली और फिर सुबह वापस 9 बजे ली, तो वो ड्यूरेशन तो कम हो गया ना हमारे पास में। तो जो भी आप डिजोक्सिन ले रहे हो तो उसमें टाइम फिक्स करो कि अगर फिक्स टाइम पे लेनी है, 2 टाइम लेना है तो उनका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में गिव ओरल डिजोक्सिन विदाउट फूड, ठीक है, विदाउट फूड। तो दोस्तों जितने भी हमारे पास में हम ड्रग्स देते हैं, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद लेते हैं, लेकिन ये जो है वो हमें खाना या तो खाना के साथ नहीं देते, ठीक है। और अगर साथ देते हैं तो ध्यान रखना हाई फाइबर मील के साथ में नहीं दिया था। अगर आप हाई फाइबर मील ले रहे हो तो उसके साथ डिजोक्सिन नहीं दिया जाता है, क्योंकि उससे एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि आईवी डिजोक्सिन देते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों हमेशा जो है वो स्लो देना है, ओवर एटलीस्ट 5 मिनट्स में जो है वो स्लो स्लो देना है, और साथ के साथ हमें अरेदमिया को जो है वो मॉनिटर करना है। ये हो गया ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास में नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है
मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम कंटिन्यूसली इफ आईवी ड्रग्स दे रहे हैं तो हार्ट रेट और रिदम को जो है वो हम देखेंगे। रेट और रिदम में तो आपको पता ही होगा, ऑलरेडी मैंने पल्स के अंदर ये डिस्कस कर रखा है कि रेट तो होती है उसकी नंबर्स और रिदम होता है किस तरीके से। जैसे मान लो ये कर दिया, अब जैसे दोनों का एग्जांपल ही मैं देता हूँ। रेट होगी जैसे हमारे पास में इस तरीके से पंप कर रहा है, तो अगर हार्ट जो है वो 1 घंटे के अंदर 100 बार जो हो बीट्स कर रहा है तो हार्ट रेट हो गया हमारे पास में 100 बीट्स पर मिनट। रिदम की बात करें तो दोस्तों रिदम जैसे ऐसे कर रहा है, 100 बार कर रहा है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसे किया फिर थोड़ा थोड़ा किया, फिर ऐसे किया फिर थोड़ा थोड़ा किया, तो वो निकल तो 100 आ रहा है लेकिन उसमें रिदम सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑब्जर्व फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट को हमें ऑब्जर्व करना है। थेराप्यूटिक इफेक्ट कैसे देखेंगे, जब कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा इस कंडीशन में, तो इंप्रूव कार्डियक आउटपुट, रिड्यूस डिस्निया एंड इंप्रूव यूरिन आउटपुट हो जाएगा। मतलब डिजोक्सिन अपना सही तरीके से काम कर रही है, सही कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है। एंड वॉच फॉर साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी को जो है हमें वॉच करना है। नेक्स्ट पेशेंट एजुकेशन। मान लीजिए कोई ओपीडी बेसिस पे कोई पेशेंट है तो इसको हम डिजोक्सिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आईवी नहीं करे, ओरली ही हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम क्या जो है वो पेशेंट को एजुकेशन देंगे। तो उसमें टेक मेडिकेशन एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब, मतलब जितनी बोली है उतनी ही लेनी है, न तो उसको स्किप करना है, न उसकी डबल डोज लेनी है, न उसका टाइम पीरियड चेंज करना है। जैसे मैंने आपको दिन में एक बार बताया तो जो फिक्स टाइम है उसी पे लो, ऐसा नहीं है अल्टरनेट कर दो। तो पहला एजुकेशन ये हम देते हैं, ये हो गया हमारे पास में पेशेंट की एजुकेशन, मतलब ओपीडी बेसिस पे और ओरली हमने डिजोक्सिन दिया, घर भेज रहे हैं तो क्या क्या समझा के भेजेंगे, तो वही भेजेंगे कि मेडिकेशन जो है वो सही टाइम पे लेनी चाहिए, जो जितनी बताइए उतनी ही लेनी चाहिए। एंड चेक पल्स डेली बिफोर टेकिंग डिजोक्सिन, डिजोक्सिन अगर आप ले रहे हो तो पहले पल्स चेक करो, तो इस तरीके से वो पल्स चेक करेगा 1 मिनट के अंदर, तो उसको स्पेशली भेजेंगे, बताएंगे कि अगर 60 बीट्स पर मिनट है तो नहीं लेना है या फिर सीधा हॉस्पिटल में आ जाना है। ठीक है, रिपोर्ट इमीडिएटली इफ पल्स 60 बीट्स पर मिनट, इफ यू फील डिल्जी, नोजियाट एंड सी विजुअल होल्स। देन अगर आपके पास में हार्ट बीट जो है वो 60 से कम है, देन आप जो है वो डिजीनेस फील कर रहे हो, देन नोजिया वोमिटिंग फील कर रहे हो, और आपको जो है वो लाइट के सामने जो है वो होल्स दिखाई दे रहे हैं, इमीडिएटली आप हॉस्पिटल में आओगे। क्यों? क्योंकि क्या हो गया दोस्तों, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है। ठीक है, अवॉइड टेकिंग एंटासिड एंड लेक्जेटिव विद इन 2 आवर्स ऑफ डिजोक्सिन। डिजोक्सिन लेने के बाद एंटासिड्स और लेक्जेटिव नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि एंटासिड और लेक्जेटिव ले लोगे तो फिर एब्जॉर्वेशन जो है वो सही तरीके से नहीं होगा, जितना डिजोक्सिन हम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ईट फूड रिच इन पोटेशियम लाइक बनाना, ऑरेंज, स्पिनच टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। हमें जो है वो पोटेशियम रिच जो है वो डाइट लेनी है। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा तो फिर डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए पोटेशियम लेवल को जो है मेंटेन रखना है, तो पोटेशियम लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें बनाना, ऑरेंज, स्पिनच ये जो है वो लेनी है। एंड उसके बाद बताएंगे अवॉइड एट्रोप डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन। मेडिकेशन को आप जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करोगे, सडनली डिसकंटिन्यू नहीं करोगे। नेक्स्ट रेगुलर फॉलोअप एंड ब्लड टेस्ट आर नेसेसरी। रेगुलर फॉलोअप लेना है, ब्लड टेस्ट जो है वो नेसेसरी है, जिसमें हम पोटेशियम लेवल चेक कर देते हैं एंड थेराप्यूटिक लेवल ऑफ डिजोक्सिन चेक करते हैं। कीप मेडिकेशन आउट ऑफ रिच ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की पहुंच से जो है वो इसको दूर रखना है ड्रग्स को। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट आपको पता ही है, ये बेसिकली जो है वो किस तरीके से करता है, तो ये इंप्रूव मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को जो है बढ़ाता है, रिड्यूस हार्ट रेट एंड एट्रियल फिब्रिलेशन को करता है, यानी कि जो कंडीशन जो इंडिकेशन हमने देखे थे, एंड डिक्रीज एडिमा एंड डिस्निया करता है, हार्ट फेलियर को जो है वो रिड्यूस करता है, मतलब कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में हम लेते हैं, एंड इंप्रूव एक्सरसाइज टॉलरेंस को जो है वो बढ़ाता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट वही जैसे हमने जो इंडिकेशन देता यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई कर दिया। फटाफट जो है वो इसकी हम समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो ड्रग क्लासेस की बात करें तो ये किसके अंदर आती है दोस्तों, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के रूप में आती है। मैकेनिज्म की बात करें तो ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ जाता है। इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो जाती है। मेन इफेक्ट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। कैसे करता है वो चीज मैंने आपको
बताई थी कि कैसे एवी नोड के इम्पल्स को जो है वो स्लो कर देता है। इंडिकेशन की बात करें, मतलब कौन कौन सी डिजीज के अंदर जो है वो हम इसको ले सकते हैं, तो दोस्तों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर हम ले सकते हैं, एट्रियल फ्लटर के अंदर ले सकते हैं। वेंट्रिकल के अंदर क्यों नहीं ले सकते, वो भी मैंने आपको मैकेनिज्म के रूप में एक्सप्लेन किया। टॉक्सिसिटी साइन क्या होता है, नोजिया होती है, वोमिटिंग होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, येलो विजन होता है अराउंड द लाइट। तो ये मेन इसके जो है वो टॉक्सिसिटी है। अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट जो है वो क्लाइंट कर रहा है तो हम समझ जाना चाहिए कि डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी हो गई है। एंटीडोट की बात करें तो इसका एंटीडोट होता है डीजीफेब या डिजोक्सिन इम्यून फेब के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। ये इसको बाइंड कर लेता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और देने से पहले हमें क्या चेक करते हैं, एपिकल पल्स चेक करते हैं पूरे 1 मिनट के लिए। एडल्ट के अंदर 60 से कम है तो नहीं देते हैं, इन्फेंट के अंदर 90 से कम है तो नहीं देते हैं। पोटेशियम लेवल चेक करते हैं क्योंकि हाइपोकैलेमिया डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी को जो है वो बढ़ाता है। और रीनल फंक्शन की बात करें तो रीनल फंक्शन जो है वो चेक करते हैं, क्रिएटिनिन लेवल, बिलीरुबिन लेवल चेक करते हैं, किडनी सही तरीके से काम कर रही है, मतलब डिजोक्सिन सही तरीके से जो है वो आउटपुट होगा। क्लियर है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। और जो हमने हाइपोकैलेमिया दैट इज कॉल्ड डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी कोज हाइपरकैलेमिया, वो आपको जो है वो कैसा लगा उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। क्लास में कितना मजा आया इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे वीडियो के अंदर, लाइव क्लासेस के अंदर, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। इसी के साथ दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।